नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोज यूपीएससी। राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मत्स्य 6000 रिसेंटली सीन इन न्यूज इज। आपको बताना है कि मत्स्य 6000 क्या है। ऑप्शन ए है इंडियाज ओनली बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। अरे भाई, इंडिया के पास तो बहुत बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है क्या, यह पूछ रहा है ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी है इंडियन क्रूड डीप सबमर्ज व्हीकल इंटेंडेड टू बी यूटिलाइज अंडर द डीप ओशन मिशन। क्या कोई डीप ओशन मिशन के लिए ऐसा कोई डीप में जाने वाला व्हीकल है क्या। ऑप्शन सी इंडिजिनसली यानी कि स्वदेशी तौर पे निर्माण किया हुआ डेवलप न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। देखिए, दो अलग अलग शब्द है और दोनों का मीनिंग भी अलग अलग होता है। एक होती है न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कैपेबल और दूसरी होती है न्यूक्लियर पावर अटैक मिसाइल सबमरीन कैपेबल। देखिए, एक में क्या होता है, ये जो समंदर रहता है उसमें एक रहती है आपकी सबमरीन। अब यह सबमरीन मिसाइल लॉन्च करने के लिए कैपेबल होती है, कौन सी वाली, न्यूक्लियर। और दूसरा एक टाइप्स आता है जिसमें यह चलती ही न्यूक्लियर एनर्जी से है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हो सकती है और दोनों एक साथ परफॉर्म भी कर सकती है। जैसे कि कई सारी मिसाइल जो न्यूक्लियर कैपेबल होती है और उनको न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी है कलवरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक अटैक। क्या यह ऐसी कोई है जो कलवरी क्लास की सबमरीन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि डीप ओशन मिशन में जाने वाला एक क्या है, यह एक व्हीकल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, रिसेंटली अगर हम देखने जाए तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी कि MOS ने एक लॉन्च किया हुआ है स्वदेशी तौर पे निर्माण किया हुआ मत्स्य 6000, जो कि विथ ह्यूमन सबमर्सिबल व्हीकल है, जो कि मानव के साथ समंदर के सतह में नीचे जा सकता है और यह डीप ओशन एक्सप्लोर कर सकता है। कब तक, 12 आवर्स ऑपरेशनल पीरियड है, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी इट कैन स्टे देयर 96 आवर। ओके, तो यह आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मत्स्य 6000। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जेंडर गैप इंडेक्स 2023 का जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में सबसे पहला सेंटेंस, इट इज एंड रिलीज बाय एन्युअली बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या इनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बायनियली लॉन्च किया जा सकता है, रिलीज किया जाता है। दूसरा सेंटेंस, इंडिया वॉज रैंक्ड 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज इन द टर्म्स ऑफ जेंडर पेरिटी। जेंडर पेरिटी में क्या इंडिया का स्थान 127वां आया है, कितने में से, 146 कंट्री में से। एंड द थर्ड वन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया हैड अटेन्ड पैरिटी इन एनरोलमेंट अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। अरे भाई, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम सेंटेंस बता दिया, ऑल लेवल नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तीसरा हो जाता है गलत। पहला भी हो जाता है गलत क्योंकि यह बाई एनुअली नहीं है, यह हर एक साल रिलीज किया जाता है। लेकिन दूसरा वाला जो है यह सेंटेंस हमारा सही है। अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट इनमें से कितना है, एक ये और एक ये, यानी कि टोटल 2 हुए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एनी 2। ठीक है, अब देखिए, फिलहाल हम देखने जाए तो रिसेंटली भारत का 127वां स्थान मिला है 146 में से। कहाँ पे, जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में, जिनको रिलीज किया जाता है एन्युअली 2006 की साल से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है L20 रिसेंटली सीन इन न्यूज़। आपको बताना है कि L20, देखिए
यहाँ पे सारे ऑप्शंस में आपको G20 कंट्रीज दिखा रहा है। तो इनका मतलब यह है कि यह G20 के साथ जुड़ा हुआ कुछ है, लेकिन G20 का मतलब हम बना सकते हैं कि यह ग्लोबल 20 यानी कि वर्ल्ड के ग्लोबल 20 जिनमें 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन का शामिल होता है, उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन G20 में एक सब ग्रुप है L20 जिनकी अभी इंडिया में मीटिंग चल रही थी। तो आपको बताना है कि यह L20 का मतलब क्या होता है। क्या यह थिंक टैंक है, क्या यह हेड ऑफ मेजर एडटेक कंपनी है, क्या यह ट्रेड यूनियन है, या फिर यह एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट की मीटिंग चल रही है। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर, जो कि है ऑप्शन सी, मीटिंग ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफ G20 कंट्रीज। ठीक है, G20 के ट्रेड यूनियन की जो मीटिंग है उन्हीं को कहा गया है क्या, उन्हीं को कहा गया है L20। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लॉन्ग पीरियड एवरेज और टर्म रिलेटेड टू, आपको बताना है लॉन्ग पीरियड एवरेज किन के साथ एसोसिएट है। क्या यह क्रेडिट रेटिंग के साथ, मॉनसून के साथ, एयर पोल्यूशन के साथ, या फिर रेपो रेट के साथ। ठीक है, इनका सही आंसर है मॉनसून के साथ। लॉन्ग पीरियड एवरेज इज टर्म रिलेटेड टू एसोसिएटेड विद द मॉनसून। अब देख लेते हैं तो IMD ने क्या कहा है। IMD ने कहा है कि साउथ वेस्ट मॉनसून जो कि भारत को पूरा कवर करता है, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो जून 30 से लेके जुलाई 6 के बीच में पूरे भारत में बारिश होने की संभावना बता रहे हैं। ठीक है, अब IMD के अकॉर्डिंग अगर LPA ऑफ रेनफॉल अगर हम देखने जाए तो उनकी टर्मिनोलॉजी यह बताती है कि rainfall recorded over a particular region for a given interval like month or season average over a long period like 30 years to 50 years। ठीक है, किसी एक जगह में 30 से 50 साल के बीच में जो एवरेज बारिश गिनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, LPA रेनफॉल कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Indian institution nudged Google and Apple to secure mobile device for financial transaction? आपको बताना है कि गूगल और एप्पल को किन्होंने कटघरे में खड़ा किया हुआ है, किनके लिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के सिक्योरिटी के बारे में। ऑप्शन है आपके सामने, क्या यह RBI ने किया है, ऑप्शन बी है आपके सामने, क्या यह सेबी ने किया है, ऑप्शन सी है आपके सामने NPCI है, और ऑप्शन डी है नास्कॉम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारे सामने है ऑप्शन ए, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं तो रिसेंटली क्या हुआ था। RBI ने एक 10 पॉइंट एक्शन प्लान लॉन्च किया हुआ है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी के बारे में सबको बताया हुआ है कि आपको क्या करना है, आपको करना है उनको फॉलो। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट यानी कि हमारे स्टैटिक क्वेश्चन की ओर। और सबसे पहला स्टैटिक क्वेश्चन आपके सामने है, मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च इन विच ईयर। यस फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि होते हैं बहुत पुराना, ओल्ड करंट होते हैं, लेकिन अगर वो न्यूज़ में रहते हैं, अगर वो किसी भी न्यूज़ के कंटेक्स्ट में रहते हैं, तो आपको उन ओल्ड करंट को भी पढ़ना है। जैसा कि मिड डे मील स्कीम हमारे न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो यह स्कीम कब लॉन्च हुआ था यह आपको पता होना चाहिए। क्या यह 1991 में हुआ था, 1993 में हुआ था, 1995 में हुआ था, या सन 2000 में हुआ था। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1995। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट किन की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पावर की बात कर रहा है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, टू डिसाइड
द डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेंटर और स्टेट के बीच का जो भी झगड़ा है, डिस्प्यूट्स, उनको सुलझाना है तो वो कौन से ज्यूरिसडिक्शन में आता है? क्या यह एपिलेट में आता है, एडवाइजरी में आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन है या फिर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है? आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट जब सेंटर और स्टेट के बीच का अगर कोई डिस्प्यूट है तो उन डिस्प्यूट को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के तौर पे सॉल्व करवाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who was the author of मुद्रा राक्षस? आपको बताना है मुद्रा राक्षस के ऑथर का नाम। क्या वह हेमचंद्राचार्य थे? नहीं। क्या वह बलाल थे? नहीं। क्या वह विशाखादत्त थे? हो सकते हैं। क्या यह पद्मा गुप्ता थे? नहीं। तो इसका मतलब यह होता है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विशाखादत्त। लेकिन आपको यहीं तक नहीं रुकना है, आपको देखना है कि हेमचंद्राचार्य जी ने कौन सा बुक्स लिखी थी, वह किन के ऑथर थे, बलाल जो थे वह किन के ऑथर थे, और पद्मगुप्ता जो है वह कौन से ऑथर, कौन सी बुक के ऑथर थे। तभी आप PYQ और पैरेलल स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है विशाखादत्त। चलिए चलते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन हमें पॉलिटी में से दिया हुआ है, जो पहला सेंटेंस बता रहा है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज पेड द सैलरी। पैसों की बात आ रही है फ्रेंड्स, देख लो। सैलरी इक्वल टू द सैलरी ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इक्वल होती है क्या? यह पहला सेंटेंस बता रहा है। दूसरा, द टर्म ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ द कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड बी फॉर पीरियड ऑफ 6 years। कितना लिखा है? 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ एज्यूमिंग ऑफिस और टिल द एज ऑफ 65 एज। जो में से जो भी एक से पहले आता है, क्या उनका कार्यकाल 6 साल और 65 की रेंज वाला चल रहा है क्या? और तीसरा क्वेश्चन, तीसरा सेंटेंस पूछ रहा है एन इलेक्शन कमिश्नर में एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आपको पता होगा कि भारत का जो भी इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमीशन जो है, यह कमीशन में फिलहाल 3 मेंबर बॉडी है। कितने हैं? 3 मेंबर बॉडी है। अब इन 3 मेंबर में से एक तो हो गए आपके कौन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उनको सपोर्ट करने के लिए 2 और इलेक्शन कमिश्नर होंगे। लेकिन यह जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको अपना रेजिग्नेशन इनको नहीं देना है, इनको देने जाना है सीधा सुप्रीम कोर्ट। नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, उनको देना है कहाँ पे? प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देना नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा तीसरा सेंटेंस गलत साबित हो जाता है। और जैसे ही आप तीसरा सेंटेंस गलत करते हो वैसे ही ऑप्शन ए गया, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी गया। हालांकि हमें पूछा है करेक्ट, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2 ओनली। चलिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।